हाय फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योरपीडिया। और आप देख रहे हैं रेगुलर लेक्चर्स और वीडियोस फॉर स्क्रीनिंग एग्जाम हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन। और ये पॉलिटी का लेक्चर है। और पॉलिटी जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये डिफरेंट वे में कर रहे हैं। जैसे पॉलिटी जो करंट में आती है उसके थ्रू हम इसको पॉलिटी को डिस्कस कर रहे हैं। करंट में हमेशा पॉलिटी से रिलेटेड कुछ आपके चला रहता है, टॉपिक चले रहते हैं इंपॉर्टेंट, वहीं से एग्जाम में क्वेश्चन फ्रेम किए जाते हैं। मैं एग्जांपल दूंगा। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, अभी जो वोट चोरी का एलिगेशन अपोजिशन ने लगाया है या इवन गवर्नमेंट ने लगाया है, तो उसके चलते इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 324 वो हमने कवर किया। कैसे इलेक्शन कमिश्नर बनाए जाते हैं, कैसे रिमूव किए जाते हैं, वो हमने डिस्कस किया। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने रिज़ाइन किया, अब उनका इलेक्शन चल रहा है। ये दूसरा इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट वो भी आ गया। तीसरा, नए गवर्नर बने हरियाणा के, तो गवर्नर कैसे बनाए जाते हैं, गवर्नर के बारे में सारी चीज़ आ गई। आज का जो मेरा लेक्चर है वो अनदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो अगेन पार्लियामेंट में आपको दिख रहा है कि अब पार्लियामेंट के अंदर जो आपका होम मिनिस्टर हैं इंडिया के, उन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, एक्ट नहीं, बिल एक्ट तब बनता है जब प्रेसिडेंट उस पर साइन कर देते हैं। बिल है, प्रोसेस होती है, उस पर दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में वोटिंग होती है, एक स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के लिए, वो भी डिस्कस करेंगे। तो 130वां अमेंडमेंट बिल है क्या, जब हम ये डिस्कस करेंगे तो एक करंट का टॉपिक भी हो जाएगा और साथ में कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल, जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होती है आर्टिकल 368 के अंडर, उसमें कौन कौन सी मेजॉरिटी चाहिए और कौन कौन से बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हो चुके हैं आज तक, उनके बारे में थोड़ा डिटेल ले लेंगे। तो पॉलिटी जो करंट में चल रही होती है उसके साथ आप पूरी पॉलिटी को कर सकते हैं। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का मतलब होता है चेंज करना। कॉन्स्टिट्यूशन तो तुम्हें पता ही है, जो बुक राहुल गांधी दिखाते हैं आपको, एक बुक है जो 1950 में बनी थी और जब ये फोर्स में आई तो हम रिपब्लिक बन गए 26 जनवरी को। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो मेन लैंड का लॉ है, मेन लॉ ऑफ लैंड, कंट्री का हमारा एक लॉ बुक है जिसके बेस पे सब कुछ चलता है। और सारी ऑर्गन्स जो हैं गवर्नमेंट के, चाहे वो लेजिस्लेचर है, चाहे जुडिशरी है, चाहे एग्जीक्यूटिव है, वहीं से पावर लेते हैं। अब कॉन्स्टिट्यूशन तो बनाया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, वो एक ही बार बनता है किसी भी कंट्री की हिस्ट्री में नॉर्मली। लेकिन उस कॉन्स्टिट्यूशन में जो लिखा हुआ है उसको चेंज करना जो प्रेरोगेटिव है वो पार्लियामेंट का होता है। पार्लियामेंट उसको चेंज कर सकती है और चेंज करने का जो तरीका है वो एक प्रोसीजर है। पार्लियामेंट के दो हाउसेज हैं, आप जानते हैं, लोकसभा राज्यसभा। उसको चेंज करने का जो प्रोसीजर है वो दोनों हाउसेज में वोटिंग होती है, कितनी मेजॉरिटी उसमें चाहिए वो हमें डिस्कस करना है। और आज तक 1950 से लेके अब देखो 75 साल हो गए हैं, तो इतने सालों में कितनी बार अमेंड हुआ है, 103 बार, 104 बार, कितनी बार अमेंड हुआ है। और अगर आप अमेरिका के साथ कंपेयर करेंगे 1789 से 1799 से लेके अब तक, उसमें बहुत ही कम अमेंडमेंट हुए हैं, ज़्यादा नहीं हुए हैं। रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है वो, इंडिया का रिजिड भी नहीं है और यूके की तरफ फ्लेक्सिबल भी नहीं है। लेकिन इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में भी 103, 104 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुए हैं जो अब, और ये 130वां अमेंडमेंट बिल है। बिल जो है वो एक्ट तब बनेगा जब ये पास हो जाएगा। पास होने नहीं होना वो मेजोरिटी पे डिपेंड करता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का 130वां अमेंडमेंट बिल 2025 है क्या, ये अमित शाह जी ने अभी इंट्रोड्यूस किया है लोकसभा में। और ये क्या, सेंटर और स्टेट बेसिकली मिनिस्टर्स, ये मिनिस्टर्स के लिए है, रफली समझ लो, फिर डिटेल में डिस्कस करते हैं। कोई भी मिनिस्टर, चाहे सेंटर में चाहे स्टेट में, कोई भी मिनिस्टर, इंक्लूडिंग चीफ मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर, तो कोई भी मिनिस्टर, बड़ा रैंक छोटा रैंक, कोई भी मिनिस्टर अगर जेल चला जाता है और एक ऐसी एलिगेशन के ऊपर जाता है कि जिसमें 5 साल की सजा हो सकती है, जेल चला गया और 1 महीना तक जेल में रहा, तो ऑटोमेटिकली वो अपनी पोजीशन से, उसकी पोजीशन वो खत्म हो जाएगी, वो अपने पोजीशन से हट जाएगा ऑटोमेटिकली। फिर अगर सारा उसको क्लीन चिट मिल जाता है जुडिशरी में तो दोबारा से अपनी पोजीशन पे आ सकते हैं। ये बिल में लिखा हुआ है। तो 1 महीना जेल में रहने के बाद, अब ये आपने जानते हैं पिछले कुछ टाइम से आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल और संजय सिंह और बाकी उनके जो मंत्री थे वो जेल में रहे और काफ़ी टाइम तक रहे, 1-1 साल तक भी जेल में रहे। तो ये बोला गया कि जेल से सरकार नहीं चलाई जा सकती। जैसे अरविंद केजरीवाल हैं, उनसे जेल में मिलने आ रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी आ रहे हैं, डीजीपी आ रहे हैं, तो जेल से सरकार नहीं चल सकती, इसलिए उनको अपना पद खाली कर देना है। इसके ऊपर बिल लेके आ रहे हैं। 30 दिन के बाद अगर ऑफेंस, सीरियस ऑफेंस होना चाहिए जिसमें 5 साल की सजा दी जा सके। तो ये आपका इसमें कुछ आर्टिकल हैं जो चेंज करने पड़ेंगे, वो हम देखेंगे क्या आर्टिकल हैं, उनके ऊपर बेसिकली ये है। गवर्नमेंट ये बोलती है कि ऐसे मिनिस्टर जो बेसिकली जिनके ऊपर बहुत ज़्यादा क्राइम लगे हैं, उन मिनिस्टर्स को उनके पोजीशन से हटा देना चाहिए अगर वो जेल में हैं, क्योंकि ये एक ऑनेस्ट नहीं है चीज़, ये गलत चीज़ है, अनएथिकल है। अपोजिशन बोल रही है कि मिनिस्टर के ऊपर एलिगेशन तो ईडी और सीबीआई जो है वो गवर्नमेंट के होते हैं। ईडी और सीबीआई ने पिछले कुछ टाइम में, ईडी ने हंड्रेड्स ऑफ केसेस किए जिनमें से 2 लोग कन्विक्ट हुए हैं बस।
इसका मतलब 99% जो आपके एलिगेशंस है वो गलत प्रूव हुए ईडी के। तो अपोजिशन ये बोलती है कि ईडी और सीबीआई के चलते किसी के ऊपर केस फ्रेम कर दो, फिर केस फ्रेम करने के बाद उसको जुडिशरी में सजा होगी, क्योंकि हाइनेस क्राइम है, किसी के ऊपर एलिगेशन लगा दो कि इसने एंटी नेशनल कुछ किया तो उसमें जेल हो जाती है, जेल हो गई, फिर वो 1 महीना रहा, उसकी पोजीशन खाली हो गई। तो ये जो गवर्नमेंट है ये बेसिकली अपोनेंट को जेल में भेजने के लिए ये उन्होंने स्कीम बनाई है। तो ये बात जो अपोजिशन कर रही है। अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल इसमें पार्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होता क्या है, चेंज करना कॉन्स्टिट्यूशन को, उसको अमेंडमेंट बोलते हैं, फॉर्मल नाम है उसका। और वैसे नहीं होता, उसके लिए एक रिगरस प्रोसीजर है, रिगरस वोटिंग है, उसमें वोटिंग करनी पड़ती है दोनों हाउसेज में, और दोनों हाउसेज को बेसिकली उसको वोटिंग के बाद उसको बिल को पास करना पड़ता है। और बिल को पास करने के अलग अलग मेजॉरिटी हैं, ऑर्डिनरी मेजॉरिटी भी चाहिए, सिंपल मेजॉरिटी उसको बोलते हैं, स्पेशल मेजॉरिटी भी चाहिए, स्पेशल मेजॉरिटी विद स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का रेटिफिकेशन भी चाहिए कई चीज़ों में। तो आर्टिकल 368 जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से रिलेटेड जो आर्टिकल है फ्रेंड्स, वो आर्टिकल 368 है। आर्टिकल 368 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो पार्ट 20 में है वो कॉन्स्टिट्यूशन के अमेंडमेंट से रिलेटेड है। और ये कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना इंडिया का मिक्सचर है रिजिडिटी और ब्लेंड का। 3 तरीके हैं कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करने के, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का सारा प्रोसीजर आर्टिकल 368 में लिखा हुआ है। आर्टिकल 368 में लिखा है कि इस तरीके से आपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करना है। तो 3 वे में नॉर्मली कॉन्स्टिट्यूशन चेंज होता है। एक सिंपल मेजॉरिटी, आप जानते हैं तेलंगाना बना था 2014 में, आंध्र प्रदेश से हटा के तेलंगाना बना दिया था। आर्टिकल 2 या 3 में होता है वो नई स्टेट क्रिएशन करना। तो जब भी कोई नई स्टेट क्रिएट करनी है तो सिंपल मेजॉरिटी के साथ उसको नई स्टेट को क्रिएट किया जा सकता है। उसमें सिंपल मेजॉरिटी चाहिए। सिंपल मेजॉरिटी होती क्या है कि जैसे जितने लोग बैठे हैं उस टाइम पे, अब देखो लोकसभा में 545 और राज्यसभा में 245, लेकिन इस टाइम पे 239 है शायद। तो लोकसभा में 545 है, सारे लोग तो कभी नहीं बैठते, नॉर्मली कम ही बैठते हैं। मान लो उस दिन 300 लोग बैठे हैं, 545 से 300 लोग बैठे हैं, सिंपल मेजॉरिटी क्या हो गई 151, 300 का 50% 150, तो 151 वोट चाहिए सिंपल मेजॉरिटी। जितने लोग बैठे हैं उनका 50% से ज्यादा वो सिंपल मेजॉरिटी होती है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होती है कि जितनी स्ट्रेंथ है उसका 50% से ज्यादा। 545 बैठे चाहे कितने भी हो, 545 का 50% कितना हुआ 273, उससे 1 नंबर ज्यादा। तो सरकार बनाने के लिए इतनी मेजॉरिटी चाहिए, 273 नंबर चाहिए सरकार बनाने के लिए। इसको एब्सोल्यूट मेजॉरिटी बोलते हैं। तो स्पेशल मेजॉरिटी कुछ अलग तरीके की होती है, जैसे 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग, जैसे हमने पिछले क्लासेस में डिस्कस किया कि अगर आपको जज को हटाना है अपनी चेयर से, अपनी कुर्सी से, जैसे जस्टिस वर्मा का केस चल रहा है जज को हटाने का, तो जज को अगर आपने हटाना है तो 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, जो भी इनमें ज्यादा हो, 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड एब्सोल्यूट मेजॉरिटी 273 या 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग। अगर प्रेजेंट 450 हैं तो 2/3 कितना हुआ 300, तो 273 से ज्यादा हुआ तो 300 चाहिए। और अगर प्रेसिडेंट को इंपीच करना है, प्रेसिडेंट को अपनी पोजीशन से इंपीच करना है, तो क्या चाहिए, प्रेसिडेंट को इंपीच करने के लिए 2/3 ऑफ टोटल जो स्ट्रेंथ है 543 का 2/3, ये सबसे ज्यादा मेजॉरिटी है जो कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन्ड है। तो अब सिंपल मेजॉरिटी आपको समझ आ गई, अब स्पेशल मेजॉरिटी की तरफ चलते हैं। स्पेशल मेजॉरिटी में क्या होता है कि जो फंडामेंटल राइट है, जैसे कुछ ऐसे चीजें जो फंडामेंटल राइट हैं, उनके लिए स्पेशल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट होती है। या ये जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अभी आ रहा है इसके लिए भी इसी की मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट है। ये जो नया बिल बेसिकली सरकार लेके आ रही है, इससे कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करना पड़ेगा, कुछ आर्टिकल हैं जिनको चेंज करना पड़ेगा। तो अब इसमें होता क्या है कि स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, जिसका मतलब है कि जो भी टोटल मेंबरशिप है हाउस की, उसकी मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, जैसे एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जिसको मैंने बोला, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी एंड 2/3 ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ये वही है जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस या हाई कोर्ट के जजेस को हटाने के लिए, या चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इलेक्शन कमिश्नर नहीं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, हाई कोर्ट के जज, सुप्रीम कोर्ट के जज एंड चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए ये मेजॉरिटी चाहिए। पीछे बात चली कि ये जो ज्ञानेश कुमार हैं चीफ इलेक्शन कमिश्नर, इनको हटाने के लिए हम इंपीचमेंट मोशन स्टार्ट करेंगे। वैसे तो इंपीचमेंट मोशन प्रेसिडेंट को रिमूव करने को बोलते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट को रिमूव करने को इंपीचमेंट नहीं बोलते, टेक्निकली रिमूवल बोलते हैं। लेकिन उसके लिए जो स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए वो यही चाहिए। तो आर्टिकल 368 में भी स्पेशल मेजॉरिटी की रिक्वायरमेंट पड़ती है कुछ चीजों को अमेंड करने के लिए। वो क्या है कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, टोटल स्ट्रेंथ जितनी है उसका 50%, एंड साथ में ये एंड जो 2/3 ऑफ प्रेजेंट एंड वोटिंग है,
इनमें से जो भी ज़्यादा हो उसको ले लिया जाता है इन द ईच हाउस। तो मेजॉरिटी ऑफ ये हमें रिक्वायर्ड होती है। और एक तीसरी मेजॉरिटी, स्पेशल मेजॉरिटी फ्रेंड्स, वो ये है कि आपको फेडरल स्ट्रक्चर अगर चेंज करना हो, फेडरल मतलब सेंटर और स्टेट दोनों की बातें। आप जानते हैं इंडिया में फेडरल स्ट्रक्चर है जिसमें सेंटर भी एग्जिस्ट करेगा, स्टेट्स भी एग्जिस्ट करेंगी और सेंटर ज़्यादा स्ट्रांग है। तो आपका अगर फेडरल स्ट्रक्चर चेंज करना हो तुमने, जैसे प्रेसिडेंट के लिए प्रोविजन चेंज करने हो या आपने राज्यसभा के लिए कोई अमेंडमेंट करनी हो जिसमें स्टेट्स का भी स्टेक होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ साथ स्टेट का भी स्टेक होता है जिसमें, तो उसमें आपको एटलीस्ट हाफ ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज, इंडिया में जितनी भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, जितनी स्टेट्स हैं इंडिया में, प्लस दिल्ली और पुडुचेरी की जो यूनियन टेरिटरी है उनमें भी लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं, तो जितनी भी स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी की लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनमें भी इलेक्शन, उनमें भी वोटिंग होगा और उनमें सिंपल मेजोरिटी चाहिए। सिंपल मेजोरिटी मतलब जितने प्रेजेंट एंड वोटिंग है उनका 50%। तो आपको स्टेट से भी जो है रेटिफिकेशन लेना पड़ेगा, ये मेजोरिटी तो चाहिए, साथ में ये भी चाहिए। तो अगर आपका अमेंडमेंट जो है वो फेडरल स्ट्रक्चर से रिलेटेड हो, जैसे प्रेसिडेंट के इलेक्शन से या कुछ ऐसे से रिलेटेड हो, तो आपको ये भी रिक्वायरमेंट होती है। तो 3 तरह की मेजोरिटी 368 के अंदर मेंशन है। सिंपल मेजोरिटी, ठीक है, आपने कोई स्टेट क्रिएट करनी है, लेकिन टेक्निकली स्पीकिंग अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन अंडर आर्टिकल 368, टेक्निकली स्पीकिंग ये 2 है। सिंपल मेजोरिटी को अमेंडमेंट माना नहीं जाता, ये माना जाता है कि हमने कॉन्स्टिट्यूशन को थोड़ा चेंज किया, तो टेक्निकली स्पीकिंग इन दोनों को मेजोरिटी माना जाता है। तो क्या स्पेशल मेजोरिटी होती है फॉर अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन? अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो ये याद कर लेना आप, और ये भी आप याद कर लेना कि अगर फेडरल स्ट्रक्चर इन्वॉल्व हो जिसमें कि आपका स्टेट्स और सेंटर दोनों से रिलेशन है, तो आपकी पावर्स हैं, जैसे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पावर है, सेंटर और स्टेट के बीच में पावर डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगी, या गवर्नर की सीट है जो सेंटर स्टेट से रिलेटेड है, या प्रेसिडेंट की सीट है, या राज्यसभा काउंसिल ऑफ स्टेट है, सेंटर और स्टेट से रिलेटेड कोई भी अगर ऐसा बिल है, कोई ऐसा जो कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज कर रहा है, तो इतनी मेजोरिटी की रिक्वायर होती है। अब जब बिल एक बार पास हो जाता है, रेटिफाइड हो जाता है स्टेट से, अगर स्टेट भी इन्वॉल्व है, तो प्रेसिडेंट के पास जाता है, जो प्रेसिडेंट को अपना असेंट देना ही पड़ता है। नॉर्मली अगर बिल प्रेसिडेंट के पास जाए तो उनके पास एक डिस्क्रिप्शन होती है कि वो एक बार बिल को वापस भेज सकते हैं कि दोबारा इस पे सोच लो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के केस में उस बिल को प्रेसिडेंट दोबारा वापस नहीं भेज सकते, उनको उसको पास करना ही पड़ता है। प्रेसिडेंट कैन नॉट विद होल्ड, वो विद होल्ड भी नहीं कर सकते या बिल को वापस भी नहीं भेज सकते, उनको उसको बिल को पास करना पड़ता है। तो 130वां अमेंडमेंट बिल क्या है, रिसेंटली इसको प्रेजेंट किया गया है, और ये बोलता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या कोई और मिनिस्टर सेंटर और स्टेट में 30 दिन तक कस्टडी में चला जाए और ऐसे केस में जाए जिसकी सजा 5 साल से ज्यादा हो, मतलब केस सीरियस होना चाहिए, ऐसा केस होना चाहिए कि अगर इसमें सजा हो भी जाए उनको तो 5 साल से ज्यादा होगी, तो उसमें 1 महीने के बाद, 30 दिन के बाद उनको अपनी पोजीशन से हटा दिया जाएगा। पनिशेबल फॉर मोर देन 5 ईयर्स, तो ऑटोमेटिकली वो रिमूव हो जाएंगे। और ये बाकी सारे उसके प्रोविजन हैं। रीअपॉइंटमेंट का भी प्रोविजन है, जब वो कस्टडी से छूट जाएंगे तो वो रीअपॉइंट अपनी पोजीशन पे दोबारा हो जाएंगे। अब इसमें कौन कौन से आर्टिकल चेंज हो रहे हैं? 75, 164, 239 आर्टिकल चेंज हो रहे हैं, और ये तीनों आर्टिकल रिलेटेड हैं किससे? यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली, इन तीनों से रिलेटेड हैं 3 आर्टिकल, क्योंकि ये 3 आर्टिकल में चेंज आ रहा है और इसमें स्टेट्स का भी आर्टिकल चेंज आ रहा है, तो रेटिफिकेशन बाय द स्टेट्स भी इन्वॉल्व होगा। तीसरे वाली मेजोरिटी की रिक्वायरमेंट पड़ जाएगी, क्योंकि स्टेट काउंसिल्स भी इसमें इन्वॉल्व हैं, इसलिए हमें जो मेजोरिटी अब रिक्वायर्ड है वो ये मेजोरिटी चाहिए। तो ये बहुत मुश्किल है इस बिल को पास करवाना। तो बीजेपी को भी ये पता है कि बिल पास तो नहीं होगा, लेकिन फिर भी डिस्कशन इसके ऊपर चल रहा है। अब गवर्नमेंट ये बोल रही है कि देयर इज अ नीड टू रिस्टोर मोरालिटी एंड इंटीग्रिटी इन द पब्लिक ऑफिस, कि भाई अगर कोई सेक्रेटरी या ब्यूरोक्रेट जेल जा सकता है 30 दिन के लिए, अगर वो जेल चला गया और उसकी जॉब चली जाएगी तो मिनिस्टर की भी चली जानी चाहिए। तो गवर्नमेंट ये बोल रही है, लेकिन जो अपोजिशन है वो एलिगेशन लगा रही है कि ये बेसिकली पॉलिटिकल वेंडेटा है, ये अपने अपोनेंट्स को उनकी पोजीशन से हटाने का एक तरीका है, क्योंकि जेल भिजवाने तक की जो सारी प्रोसेस है वो गवर्नमेंट ईडी और सीबीआई के थ्रू कर सकती है और फिर वो अपनी पोजीशन से हट जाएंगे, राइट। तो ड्रैकोनियन इसको बोला गया है, और ये आपका सारे का सारा है। अब थोड़ा सा आइडिया, आर्टिकल 75 क्या है? आर्टिकल 75 मेंशन करता है यूनियन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। यूनियन में जो मिनिस्टर्स हैं, प्राइम मिनिस्टर को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, बाकी मिनिस्टर्स को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, और मिनिस्टर जो है वो अपनी ऑफिस इन द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट ही एंजॉय करता है। कोई भी मिनिस्टर है वो अपने ऑफिस में तभी तक रहता है जब तक वो ही इज एंजॉइंग द प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट। प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट मीन जब तक प्राइम मिनिस्टर आपसे खुश है। प्राइम मिनिस्टर चाहे तो किसी भी मिनिस्टर को अपने पोजीशन से हटा सकता है, बिल्कुल।
अच्छा, प्रेसिडेंट चाहे तो प्राइम मिनिस्टर को उसकी ऑफिस से, उसकी पोजीशन से हटा सकता है? नहीं, क्योंकि अगर उसके पास मेजोरिटी है, अगर हाउस में उसका मेजोरिटी है, तो प्रेसिडेंट उसको नहीं हटाता है, नहीं हटा सकता। नहीं तो प्रेसिडेंट के अगेंस्ट इंपीचमेंट मोशन वो स्टार्ट किया जा सकता है, क्योंकि जो सबसे ज्यादा मेजोरिटी लेके पॉलिटिकल पार्टी आती है उसके लीडर को प्रेसिडेंट जो है प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। और फिर अगर प्राइम मिनिस्टर को हटाना है, गवर्नमेंट को हटाना है, तो वो फ्लोर पे ही मेजोरिटी प्रूव करनी पड़ती है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल होती है लोकसभा को। ये बड़ी टेक्निकल टर्म्स हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एक बॉडी है सारे मिनिस्टर की, वो प्रेसिडेंट के लिए अकाउंटेबल नहीं है। इंडिविजुअल मिनिस्टर प्रेसिडेंट को अकाउंटेबल है, इंडिविजुअल मिनिस्टर जो है प्रेसिडेंट को अकाउंटेबल है, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है वो लोकसभा के लिए अकाउंटेबल है। और प्राइम मिनिस्टर इन दोनों में से किस कैटेगरी में आएगा? ध्यान से देखना आप, प्राइम मिनिस्टर किस कैटेगरी में आएगा। मैंने आपको क्वेश्चन फ्रेम कर दिया कि मिनिस्टर होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग प्रेजेंस और प्राइम मिनिस्टर, तो यहां पे अगर मैं पीएम लिख दूं तो क्या स्टेटमेंट करेक्ट है? नहीं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। कैन प्रेसिडेंट सारी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को रिमूव कर सकता है? नहीं, वो लोकसभा के वोटिंग में ही रिमूव हो सकती है अगर कॉन्फिडेंस से वो हार जाए। अब प्राइम मिनिस्टर इटसेल्फ इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगर मान लो ओनली प्राइम मिनिस्टर को शपथ दिलवाई और प्राइम मिनिस्टर बाकी जो मिनिस्टर हैं उनको अपॉइंट करेगा ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अगर प्राइम मिनिस्टर बोले दो ही मिनिस्टरों को शपथ दिलवानी है तो दो को ही होगी, अगर बोले किसी को भी नहीं दिलवानी है तो किसी को भी नहीं होगी। तो इसका मतलब कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर ही है। तो प्राइम मिनिस्टर इज अकाउंटेबल टू लोकसभा एक्चुअली। तो प्राइम मिनिस्टर इज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अगर कोई मिनिस्टर सेंटर और स्टेट में हाउस ऑफ पार्लियामेंट का मेंबर ना हो तो क्या वो मिनिस्टर रह सकता है बिना इलेक्शन के? एमपी नहीं है तो बिना एमपी बने क्या तुम एमएलए मिनिस्टर बन सकते हो, या बिना एमएलए बने क्या आप मिनिस्टर बन सकते हो? आंसर है हाँ, बन सकते हो। अगर तुम्हारी एज अलाउ करती है, जितनी एज चाहिए मिनिस्टर बनने के लिए एंड ऑल, 6 महीने के अंदर तुम्हें इलेक्शन लेकिन लड़ना पड़ता है। ऐसा हुआ कि जब इंदिरा गांधी जी की डेथ हो गई और उसके बाद इमीडिएटली प्राइम मिनिस्टर बनाया गया राजीव गांधी जी को, तो वो मेंबर नहीं थे, ही वॉज नॉट मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और समथिंग, तो उनको बनाया गया। तो बिना मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या बिना मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली बने आप मिनिस्टर बन सकते हो, लेकिन 6 महीने के अंदर आपको किसी न किसी हाउस के मिनिस्टर बनना पड़ता है। ये सारा आर्टिकल 75 है सेंटर के मिनिस्टर के लिए। तो जो आर्टिकल 75 सेंटर ऑफ मिनिस्टर के लिए है, तो वही आर्टिकल 164 स्टेट के लिए, अलग अलग स्टेट्स के मिनिस्टर के लिए। सारी चीज सेम है, कोई अलग नहीं है। बस ये याद कर लेंगे 75 जो है वो मेंशन करता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो आपके सेंटर में है, और ये स्टेट में मेंशन करता है। आर्टिकल 239A मेंशन करता है लेजिस्लेटिव असेंबली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली, ये दिल्ली के लिए है। तो ये सारी चीजें अब दिल्ली के लिए आ गई। तो ये 3 आर्टिकल में चेंज होगा। और अब आप समझ रहे हो कि जब यूनियन टेरिटरी और स्टेट भी इन्वॉल्व होगी तो मेजोरिटी कितनी चाहिए? आर्टिकल 368 के अंडर मेजोरिटी चाहिए कि आपको 2/3 ऑफ प्रेसिडेंट वोटिंग एंड एब्सोल्यूट मेजोरिटी इन द ईच हाउस प्लस रेटिफिकेशन बाय मोर देन 50% ऑफ द स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज जिनमें लेजिस्लेटिव असेंबलीज है विद सिंपल मेजोरिटी। ये आर्टिकल 368 में इस बिल को पास करने के लिए चाहिए, जिसके चांस कम बनते हैं। अब पॉलिटिकल जो कॉन्स्टिट्यूशनल कंसर्न है वो ये है कि देखो किसी भी इंडिविजुअल को इनोसेंट माना जाता है जब तक वो गिल्टी प्रूव ना हो जाए। ये बेसिक रूल ऑफ लॉ है कि आप इनोसेंट रहोगे जब तक आप गिल्टी प्रूव ना हो जाओ। ये उसके अगेंस्ट चल रहा है। ये वो बोल रहा है कि अभी तो केस तुम्हारा अभी प्रूव नहीं हुए तुम। ये बोल रहा है कि जब तुम इनोसेंट प्रूव हो जाओगे, जेल से छूट के आ जाओगे, तो हम तुम्हें दोबारा मिनिस्टर बना देंगे, तब तक हटा देंगे। तो बोल रहा है कि यार मैं तो इनोसेंट ही हूं, जब तक प्रूव नहीं होता मैं गिल्टी हूं तब तो इनोसेंट होना चाहिए मैं, मेरे को आपने गिल्टी मान क्यों लिया? तो ये थोड़ा सा अपोजिशन का एक जो एलिगेशन। सेपरेशन ऑफ पावर एंड फेडरलिज्म, इसके ऊपर भी बेसिकली ट्रबल है कि जो सेंटर जैसे ईडी, सीबीआई, ये एग्जीक्यूटिव बॉडीज हैं, मिनिस्टर के अंडर होती हैं ये, और मिनिस्टर, लेजिस्लेचर, इनमें सेपरेशन ऑफ पावर होना चाहिए, मतलब इनमें झगड़ा नहीं होना चाहिए। तो अगर एग्जीक्यूटिव या गवर्नमेंट ज़्यादा पावर एक्वायर करना स्टार्ट कर दे पॉलिटिकल एडवर्सरी को बेसिकली कंट्रोल करने के लिए, तो इंडिया एक पुलिस स्टेट बन जाएगी। तो ऐसा होना नहीं चाहिए कि आप इन ऑर्गेनाइजेशंस का मिसयूज कर रहे हो। पिछले कुछ टाइम से ये देखा गया है कि जैसे सीबीआई का मिसयूज हुआ बहुत साल पहले, पिछली गवर्नमेंट के टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने बोला था कि सीबीआई इज लाइक अ पैरेट इन द केज। गवर्नमेंट के केज में पैरेट की तरह से काम कर रहा है वो। इट शुड नॉट बी डन लाइक दैट। इम्पार्शियल काम करना चाहिए इनको। उसी तरीके से ईडी का मिसयूज नहीं होना चाहिए, उसी तरीके से आपका इलेक्शन कमीशन का जो है मिसयूज नहीं होना चाहिए। अब प्रेसिडेंट का रोल क्या होता है इसमें? प्रेसिडेंट के पास बहुत कम डिस्क्रिप्शन होती है। आर्टिकल 368 में प्रेसिडेंट को नॉर्मली अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल दिया जाए तो वो बेसिकली प्रेसिडेंट, जो अगर सपोज कोई और नॉर्मल बिल दिया जाए तो उसको वापस कर सकते हैं एक बार रिकंसिडर करने के लिए। लेकिन अगर प्रेसिडेंट को
आर्टिकल जो 368 के अंडर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल अगर दिया जाए तो प्रेसिडेंट को अपनी असेंट देनी ही पड़ती है। ये कब बोला गया था? ये 24th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट जब आया था 1971 में, तो उसमें ये चीज डाल दी गई थी कॉन्स्टिट्यूशन में। कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज किया गया 1971 में और ये डाल दिया गया कि प्रेसिडेंट अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्रेसिडेंट को दिया जाएगा तो उसको असेंट देना ही पड़ेगा। वो विदहोल्ड नहीं कर सकते, वो रिटर्न नहीं कर सकते, तो उनको देना ही पड़ता है अपना असेंट। ये कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के लिए बताया गया है। अब देखो 130th जो अमेंडमेंट बिल है, इसके प्रोज एंड कॉन्स क्या है, क्या इसकी फेवर में चीज जा रही है कि लीडर जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं उनको गवर्नमेंट ऑफिसेज या पोजीशन नहीं लेनी चाहिए। तो ये कि आर्टिकल 130 अमेंडमेंट जो बिल है, जो 130 अमेंडमेंट बिल है, इसकी फेवर में जो पॉइंट्स हैं वो एक तो ये है। दूसरा, अगर ब्यूरोक्रेट्स अपनी जॉब्स से हाथ धो सकते हैं, मतलब उनको जॉब से निकाला जा सकता है, तो व्हाई नॉट मिनिस्टर्स? पीपल अगर ऐसा कोई बिल होगा तो वो गलत काम नहीं करेंगे। क्रेडिबिलिटी गवर्नमेंट में लोगों की क्रेडिबिलिटी बढ़ती है कि जीरो टॉलरेंस फॉर करप्शन हमें करना है। ऐसी सिचुएशन जिनमें अगर लीडर बाहर होंगे तो वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं बाकियों को अपनी पोजीशन से, तो अगर अपनी पोजीशन से हट जाएंगे वो तो इन्फ्लुएंस नहीं कर पाएंगे। बहुत सी कंट्रीज में, डेमोक्रेसीज में ऐसा है। अब इसका पोजीशन क्या है कि बेसिकली इनोसेंट अनटिल प्रूवन गिल्टी, इसके अगेंस्ट जा रहा है। जैसे मैंने आपको बताया, सीबीआई ईडी का मिसयूज किया जाएगा और ऐसी बहुत सी गवर्नमेंट्स हैं जो सेंटर में बीजेपी है, तो स्टेट में जैसे पंजाब में आम आदमी पार्टी है, हिमाचल में कांग्रेस पार्टी है, जम्मू एंड कश्मीर में कोई और पार्टी है। तो अगर कहीं पे कोई और पार्टी है तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो इस चीज को यूज करके उन गवर्नमेंट्स को डिस्टेबलाइज कर सकती है। सो शॉर्ट डिटेंशन जो है 30 दिन का, उसमें आप बेसिकली इसको पेनलाइज नहीं कर सकते, उनकी जॉब से नहीं निकाला जा सकता। और अगर चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर की बात की जाए तो उससे पूरी स्टेट डिस्टेबलाइज हो जाती है, बिकॉज जैसे चीफ मिनिस्टर को उनकी पोजीशन से हटाया जाएगा तो दोबारा से शपथ दिलवानी पड़ेगी किसी और चीफ मिनिस्टर को, और अपनी वो दोबारा से सारी की सारी कैबिनेट फिर चूज करना पड़ता है उनको। तो ये भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। अब कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट अभी तक हो चुके हैं? फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ था 1951 में। शुरू में 8 शेड्यूल थे, मैं शेड्यूल के ऊपर अलग से डिस्कस करूंगा। जब कॉन्स्टिट्यूशन बना 1950 में तो 8 ही शेड्यूल थे। 9th शेड्यूल डाला फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के थ्रू 1951 में, और आप जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन केम इनटू फोर्स इन 1950। तो उसमें क्या होता है कि जो लैंड रिफॉर्म्स लॉ थे वो जुडिशियल रिव्यू से अलग रखे गए। शुरू में राइट टू प्रॉपर्टी एक फंडामेंटल राइट होता था, फिर अब वो फंडामेंटल राइट नहीं है, अब वो लीगल राइट है लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है। तो उसमें क्या था, अगर आपका फंडामेंटल राइट को ले ले तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। तो जिन लोगों की लैंड होल्डिंग्स थी, जब गवर्नमेंट ने उनसे लैंड लेके गरीबों को बांटना स्टार्ट किया तो उन्होंने जुडिशरी में चले गए। तो वो जुडिशरी में ना जाएं या जुडिशियल रिव्यू ना लगे, इसके लिए एक बेसिकली अमेंडमेंट लाया गया था। 7th अमेंडमेंट अगेन जो स्टेट्स को रीऑर्गेनाइजेशन करने से रिलेटेड था, नई स्टेट्स क्रिएट करने से रिलेटेड था। 24th 25th अमेंडमेंट जो था वो प्रेसिडेंट के असेंट से रिलेटेड था। 42nd अमेंडमेंट, ये सबसे ज्यादा वास्ट जो अमेंडमेंट है जिसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं वो ये है। 42nd अमेंडमेंट एक्ट को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इसमें कई टर्म्स ऐसे डाल दी गई प्रियम्बल में, जैसे सोशलिस्ट, सेकुलर। अभी बीजेपी गवर्नमेंट जैसे बोलती है सोशलिस्ट सेकुलर टर्म्स हमें हटा देनी है प्रियम्बल से या कॉन्स्टिट्यूशन से, तो ये डली थी 42nd अमेंडमेंट एक्ट में। और ये तब आया था अमेंडमेंट जब इंडिया में इंदिरा गांधी जी की जो नेशनल इमरजेंसी थी वो चल रही थी। 1975 से 77 के बीच में नेशनल इमरजेंसी चल रही थी, तो ये उस टाइम पे डाला गया था। उसमें सोशलिस्ट सेकुलर टर्म्स वगैरह डाली गई थी। फंडामेंटल ड्यूटीज इंट्रोड्यूस की गई थी और जुडिशियल रिव्यू की पावर्स कम की गई थी, सेंट्रल गवर्नमेंट की बढ़ गई थी, क्योंकि इमरजेंसी के टाइम पे ये आया था। फिर जैसे इमरजेंसी खत्म हुई तो जनता पार्टी गवर्नमेंट आई और कांग्रेस हार गई। तो जनता पार्टी गवर्नमेंट ने आते ही 44th अमेंडमेंट एक्ट लेके आए, और जिन्होंने 42nd अमेंडमेंट एक्ट में जो भी हुआ था उसको चेंज कर दिया, उसको रिवर्स कर दिया। फिर 52nd अमेंडमेंट एक्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें 10th शेड्यूल एंटी डिफेक्शन लॉ पे बना, जिसमें अपोजिशन पार्टी को आप ज्वाइन नहीं कर सकते हो, अपनी पार्टी को डिफेक्ट नहीं कर सकते हो, डिस्टेबलाइज नहीं कर सकते हो। वो 10th अमेंडमेंट एक्ट था, बहुत इंपॉर्टेंट था। फिर 61st अमेंडमेंट एक्ट, जिसमें वोटिंग एज रिड्यूस कर दी, 18 साल कर दी, पहले 21 साल होती थी। और इसी के बाद एक इलेक्शन कमिश्नर की जगह 3 इलेक्शन कमिश्नर बनना स्टार्ट हुए 1989 में। फिर थोड़ा टाइम हटे, लेकिन फिर दोबारा से आई थिंक 93 से 3 इलेक्शन कमिश्नर्स हैं। 73rd 74th अमेंडमेंट एक्ट ने 2 शेड्यूल और ऐड कर दिए, 11 और 12 शेड्यूल, और पंचायती राज एंड म्यूनिसिपैलिटीज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया।
86th अमेंडमेंट एक्ट से जो आपका एलिमेंट्री एजुकेशन है, राइट टू एजुकेशन, वो आपका फंडामेंटल राइट हो गया और एक आर्टिकल जुड़ा, आर्टिकल 21A। आर्टिकल 21 फंडामेंटल राइट है, राइट टू लाइफ, और उसी में ए मीन्स अमेंडमेंट। तो राइट टू एजुकेशन, कौन सी एजुकेशन? एलिमेंट्री एजुकेशन, 8 साल तक की, 6 से 14 साल कंपलसरी हो गई। 91st अमेंडमेंट एक्ट में ये बोल दिया गया कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है उसकी स्ट्रेंथ होगी 15% स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेचर होगी। जैसे 545 अगर आपके लोकसभा के मेंबर्स हैं तो उनका 15% कर दो, उतने काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के मेंबर्स होंगे। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के 82, 83 जो मिनिस्टर्स हो सकते हैं, इतने ही हो सकते हैं। तो मिनिस्टर्स के ऊपर लिमिट लगा दी, वो 15% ऑफ लोअर हाउस होती है, लेजिस्लेचर का भी जो लोअर हाउस है लोकसभा। और 101st अमेंडमेंट एक्ट ये बोलता है कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स को हम इंट्रोड्यूस करेंगे। ये इनडायरेक्ट टैक्स इंडिया में जीएसटी जो लगा था वो 101 अमेंडमेंट एक्ट से लगा था। 103rd अमेंडमेंट जो था वो 10% रिजर्वेशन था इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए। और जो लास्ट है 104th अमेंडमेंट एक्ट, वो बेसिकली ये आपका, जिसमें आप एंग्लो इंडियन कम्युनिटी को कुछ सीटें होती थी, रिजर्व सीटें होती थी लोकसभा के अंदर 543+2, तो 2 सीटें जो होती थी वो एंग्लो इंडियन को दी जाती थी लोकसभा में, वो हटा दिया 104 में। और ये बेसिकली आपका रीसेंट वाला 2020 वाला, ये कुछ अमेंडमेंट्स हैं। आर्टिकल 42 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। इसमें कई प्रोविजंस चेंज हुए, जैसे मैंने आपको बताया फंडामेंटल ड्यूटी ऐड हुआ, फिर सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये 3 टर्म्स उसमें डाली गई। फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी जो फंडामेंटल राइट से ऊपर माना गया इसमें, लेकिन बाद में चेंज हो गया। 44th में थोड़ा सा डिटेल देख के जाना, जो मैंने आपको बताया था। और ये मैंने आपको समरी दी है, सारे जो इंपॉर्टेंट 104 तो याद नहीं करने आपने, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वहाँ पे आपने देख के जाना है थोड़ा सा। और उसमें फिर ये जो मैंने लार्जली जो करवा दिया आपको, अगर कोई आपको और इसमें एक बार देख के चले जाना। ये सारे इंपॉर्टेंट जो अमेंडमेंट हैं, ये इतने अमेंडमेंट है, इससे ज़्यादा आपने नहीं करने हैं, राइट। फिर लास्ट में क्वेश्चंस हैं। तो क्वेश्चंस में आप जानते हैं मैं बहुत से क्वेश्चंस देता हूं आपको। जब आप ये क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट से रिलेटेड जो आपके सारे के सारे डाउट्स हैं वो पूरे हो जाएंगे और आपकी ये अच्छी तैयारी हो जाएगी। तो पॉलिटी करो फ्रेंड्स। ऐसे में आपको 10 से 15 छोटे शॉर्ट जो क्लासेस, हाफ एन आवर के आसपास की क्लासेस अलॉन्ग विद डॉक्यूमेंट, मेरे को लगता है एग्जाम में क्वेश्चन यहीं से आएगा। तो पॉलिटी बहुत ही आसान टॉपिक है, बहुत ही आसान सब्जेक्ट है, आराम से आप इसको कर सकते हो करंट के साथ जोड़ के, एंड आपको अकॉर्डिंगली तैयारी करनी है। तो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर स्क्रीनिंग इन HPSC। मेरे को लगता है बहुत ही आसान है स्क्रीनिंग को क्लियर करना, लेकिन अगर आप सिस्टमेटिकली तैयारी कर रहे हैं। थैंक यू।